नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फोदरिया के एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो जिस टॉपिक पे है वह हमारी ज़िंदगियों को बहुत करीब से प्रभावित करता है। और अगर आज की इस आधुनिक दौर की बात करें तो शायद हम अपनी ज़िंदगी को उसके बिना सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदलता रहा है, मगर उसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। दोस्तों, 1974 में मनोज कुमार जी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रोटी, कपड़ा और मकान। इस फिल्म ने बताया कि कैसे रोटी, कपड़ा और मकान ही वो तीन चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान दिन रात लगा रहता है। लेकिन अगर हम गंभीरता से सोचें तो पाएंगे कि इन तीन चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है करेंसी। जी हाँ, ये करेंसी ही वो चीज़ है जो आपको रोटी के साथ स्वाद और पोषण, कपड़े के साथ साथ ठंडी से बचने के लिए कंबल और मकान के साथ साथ एक अच्छी लोकेलिटी भी चुनने की आज़ादी प्रदान करती है। इसी करेंसी के दम पे हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपनी और अपने आने वाली पीढ़ियों की सोच को बदल सकते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इस करेंसी का प्रोड्यूसर भी है और रेगुलेटर भी है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय बैंकिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप निराश नहीं होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य ही कोई नई जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम अक्सर सुनते आए हैं कि भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि क्या प्राचीन भारत में भी बैंकिंग सिस्टम था? तो अगर बैंकिंग को पैसे के लेन देन से जोड़कर देखा जाए तो हमें बैंकिंग प्राचीन भारत में भी देखने को मिलती है और इसके प्रमाण वेदों में मिलते हैं। वेद में हमें एक खास प्रकार के लेन देन की जानकारी मिलती है जिसे ब्याज पर पैसा देना या अगर इंग्लिश में कहें तो यूजरी, और इस प्रकार की व्यवस्था को चलाने वाले को साहूकार या यूजरर कहते थे। अगर आपने मदर इंडिया मूवी देखी है तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। वेद समाज में इस प्रकार के लेन देन को ना करने का भी सलाह देते हुए पाया जाता है। अर्थात वेद साहूकारिता को सरासर गलत मानते थे। यह व्यवस्था गलत इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में उस समय प्रोड्यूसर तो थे पर रेगुलेटर नहीं, और ऐसी स्थिति में कमजोर व्यक्ति की सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता था। अगर हम अपने इतिहास में थोड़ा और आगे मौर्यन पीरियड की तरफ बढ़ें तो हमें धन के लेन देन के लिए आदेश नामक शब्द मिलता है, जो कि एक पत्र होता था जिसको लेकर जब कोई व्यक्ति उस समय के बैंकर के पास जाता था तो वो बैंकर उस व्यक्ति को आदेश में लिखी गई राशि के बराबर धन दे देता था। आदेश को अगर हम आज की भाषा में कहना चाहें तो इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज उचित शब्द होगा। दोस्तों, भारत में मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में 18वीं सदी के अंत में हुआ था, जिसमें हमारे सामने दो नाम प्रमुखता से आते हैं। जिसमें पहला नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान का, जिसकी स्थापना वर्ष सन 1770 है, और दूसरा नाम जनरल बैंक ऑफ इंडिया का आता है जिसकी स्थापना सन 1786 में हुई थी। दोस्तों, अगर बात करें भारत के सबसे पुराने बैंक की जो आज भी कार्यरत है तो हमारे सामने नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हालांकि सन 1806 में जब इस बैंक की स्थापना हुई थी तब इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था, जिसका नाम सन 1809 में एक बार फिर बदल के बैंक ऑफ बंगाल हो गया। और ये बात जानने योग्य है कि बैंक ऑफ बंगाल उन तीन बैंकों में से एक है जिनकी बाद में सन 1921 में विलय करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत की आज़ादी के बाद सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। अंग्रेजों का नाम जब हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में किसी विदेशी लुटेरे की छवि बनती है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया भी है। जैसे कि भारत में चलने वाली ट्रेन अंग्रेजों की ही देन थी, और आज जो हम बैंकिंग सिस्टम देख रहे हैं ये अंग्रेजों द्वारा ही शुरू किया गया था। हालांकि कालांतर में इसकी कार्यशैली में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। अंग्रेजों के समय स्थापित जिन प्रमुख बैंकों के नाम सामने आते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, 1829 में स्थापित यूनियन बैंक ऑफ कलकत्ता। दूसरा, 1865 में स्थापित इलाहाबाद बैंक। 1881 में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक। और चौथा, 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों, 1906 से 1911 के बीच स्वदेशी मूवमेंट से प्रभावित होकर कुछ भारतीय व्यापारियों ने भारतीय समुदाय के लिए बैंक्स की स्थापना की, जिनमें से कुछ बैंक जो आज भी कार्यरत हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: द साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में
अंग्रेजों के तरफ से भारतीय सेना ने युद्ध में भाग लिया था, जिसमें लगभग 74,000 भारतीय सैनिकों को अपना जान गंवाना पड़ा था और इस युद्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसी आर्थिक क्षति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस को आधार बना के हिल्टन यंग कमीशन के सम्मुख प्रस्ताव पेश किया गया, जो कि बाद में सर्वसम्मति से स्वीकृत भी किया गया और इस प्रकार RBI एक्ट 1934 और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ, जिसके गवर्नर के पद पर ऑसबॉर्न स्मिथ को नियुक्त किया गया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि RBI के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर C.D. देशमुख बने, जिन्होंने यह पद 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक संभाला। इन्हें हम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय RBI गवर्नर भी कह सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता था, जिसे बाद में सन 1937 में बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत की आज़ादी तक, यानी कि 1947 तक RBI ने बर्मा, जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, के भी सेंट्रल बैंक के तौर पे काम किया और भारत के बंटवारे के बाद RBI ने जून 1948 तक पाकिस्तान के भी सेंट्रल बैंक के तौर पे काम किया है। दोस्तों, भारत को अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और इसी के साथ भारतीय बैंकों को भी अंग्रेजी कानून से आज़ादी मिली और इन बैंकों के भारतीयकरण या यूं कहें कि राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हुई। इस राष्ट्रीयकरण की सूची में सबसे पहला नाम आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसका राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत 1 जनवरी 1949 को किया गया। 1949 में आए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत की सीमा के अंदर कार्यरत सभी बैंकों को रेगुलेट करने की और उनकी जांच करने की शक्ति प्रदान की और इसी के साथ RBI को यह भी अथॉरिटी दी गई कि उसकी इजाज़त के बिना कोई भी बैंक अपना नया ब्रांच नहीं खोल सकता था। इसके लिए उसे RBI से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। दोस्तों, किसी भी बैंक को नेशनलाइज्ड बैंक या सरकारी बैंक तब कहते हैं जब उस बैंक में उस देश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा हो, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार का मालिकाना हक हो। और अगर भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हुई। 1955 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसके नियमों का अनुसरण करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की ज़्यादातर हिस्सेदारी खरीद के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का मेन शेयर होल्डर बन गया और इसी क्रम में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955 को बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। भारतीय इतिहास में बैंकों के बड़े स्तर पर राष्ट्रीयकरण करने का श्रेय भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है। दोस्तों, 60 और 70 के दशक में भारत एक बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, जिसमें भारतीय बैंकों का बहुत बड़ा योगदान था और इस स्थिति का और भी लाभ उठाने के उद्देश्य से भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक बैठक बुलाई और 19 जुलाई 1969 की मध्यरात्रि से उस समय भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उन बैंकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप ये अक्सर लोगों को कहते हुए पाएंगे कि भारत की आत्मा तो भारत के गांव में बसती है और भारत की इसी आत्मा को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हम समिति की अनुशंसा पे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत में 5 ग्रामीण बैंकों का सृजन किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रथमा बैंक, गौर ग्रामीण बैंक, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक। दोस्तों, जिस समय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी उस समय भारत की लगभग 70% जनसंख्या भारत के गाँवों में निवास करती थी। ग्रामीण बैंकों की संरचना कुछ इस प्रकार रखी गई कि इसमें भारत सरकार की 50% हिस्सेदारी, प्रायोजक बैंकों की 35% और जिस राज्य विशेष में ये बैंक हो
उस राज्य की 15% हिस्सेदारी रहती है। आज 2020 में ग्रामीण बैंकों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। दोस्तों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और ग्रामीण बैंकों की स्थापना से बैंकों की पहुंच भारत के कुछ खास लोगों से बढ़कर भारत के आम लोगों तक पहुंच गई थी। लेकिन अभी भी कुछ कमी सी महसूस हो रही थी, और वो कमी थी भारत की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इस कमी को कुछ हद तक कम करने का काम किया 90 के दशक में आए बैंकों के उदारीकरण की नीति ने। इस नए नीति में बैंकों को दिए जाने वाले लाइसेंसेस में कुछ रियायत बरती गई, जिससे अब नए प्राइवेट बैंक खोलने की दिशा में आसानी मिली। बैंकों के उदारीकरण से भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर भारत को विश्व परिदृश्य पे देखा जाए तो भारत की आबादी पूरे विश्व में चाइना के बाद दूसरे स्थान पे आती है, और भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और ऐसे में अगर भारत ने अपने देश के इस जनधन की ताकत को समझते हुए अपने देश की इसी शक्ति का आर्थिक बहाव से जोड़ दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस बात को समझा भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने भारत की लगभग शिथिल पड़ चुकी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता नारे के साथ एक ऐतिहासिक योजना का शिलान्यास किया, जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम दिया गया। इस योजना को साकार रूप प्रदान किया हमारे देश के आर्थिक योद्धाओं ने, या यूं कहें कि हमारे देश के बैंकर्स ने। दोस्तों, जनधन योजना ने भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के इतिहास में कुछ ऐसे नए मापदंड स्थापित किए कि अगर उनकी बात न की जाए तो यह बेईमानी होगी। तो आइए देखते हैं कि जनधन योजना ने कौन से नए कीर्तिमान स्थापित किए। जनधन योजना के अंतर्गत भारत के अंदर एक सप्ताह यानी कि केवल 7 दिनों में 1,80,96,130 बैंक अकाउंट्स खोलकर भारतीय बैंकर्स ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया। जनधन योजना के अंतर्गत अभी तक 40 करोड़ लाभार्थियों ने बैंक में 1 लाख करोड़ भारतीय रुपए से भी ज्यादा की धनराशि जमा की है। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन इवेंट, या हिंदी में कहें तो आर्थिक समावेशन की घटना है। जनधन अकाउंट से लोगों को फायदा ये हुआ है कि अब भारत का लगभग प्रति व्यक्ति सरकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि कई लोगों ने इस योजना की आलोचना भी की, लेकिन पूरे विश्व में इस योजना का स्वागत किया गया, और हमें जीवन में सदैव सकारात्मक विचारों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार का यह प्रयास भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला सराहनीय प्रयास है। दोस्तों, वैसे तो किसी देश को सशक्त बनाने में उस देश के प्रत्येक निवासी का योगदान अहम होता है, किंतु मैं यहाँ 3 विभागों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। पहला, देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए देश को सशक्त बनाने वाले देश की सेना। दूसरा, देश में चिकित्सकीय सेवा प्रदान करके देश को निरोगी बनाने में लगे चिकित्सा कर्मचारी। और तीसरा, देश में दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में भी आर्थिक प्रवाह को बना के रखने वाले देश के आर्थिक कर्मचारी। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया कोविड-19 के महामारी से जूझ रहा है, तो अपने घरों में बैठकर हम में से बहुत लोग ईश्वर से दिन रात यही प्रार्थना करने में लगे हैं कि जल्दी से यह महामारी खत्म हो। लेकिन हमारे जाबाज एसेंशियल सर्विसेज में आने वाले लोग आज भी अपने कार्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने में लगे हैं। हम लोगों के लिए भले ही सरकार ने लॉकडाउन या वर्क फ्रॉम होम घोषित किया हो, पर उनको अपने कर्तव्यों को फील्ड में जाकर निभाना पड़ता है, ताकि हमारे देश की तबीयत ठीक बनी रहे। गलवान वैली में भारतीय सेना के जौहर को भला कौन भूल सकता है। और आज जब भारत में कोरोना केसेस की रिकवरी रेट 75% से ऊपर आ चुकी है, तो हमें अपने भारतीय चिकित्सा कर्मचारियों पर गर्व महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बैंकर्स इस भीषण महामारी के बीच भी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वो भी एक ऐसे देश में जहां की आबादी 130 करोड़ से ऊपर है। और भारतीय बैंकों में जुटने वाली भीड़ से तो हम सब अच्छे तरह से वाकिफ़ ही हैं। तो दोस्तों, हमें अपने इन जाबाजों का उचित सम्मान करना चाहिए, जिनकी वजह से हमें ऐसी परिस्थिति में भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली इतना बड़ा विषय है कि उसे एक आर्टिकल या एक वीडियो के माध्यम से पूरा कवर कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हमारी इन्फोदरिया की टीम ने इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम को एक साथ लाने का भरसक प्रयास किया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें। इससे हमारे आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।